नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। आइए बात करते हैं कार्यपालिका से जुड़े हुए बेहतरीन प्रश्नों को। आइए पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चुना नहीं जाता है, निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? बहुत पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही लोग भाग लेते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी शामिल कर लिया गया था। तो आइए देखते हैं कि कौन शामिल नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल है, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बाकी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। न ही लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? सही है और सही नहीं है, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न को हम लोगों को सही से पढ़ना है। पहला, चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पदस्थ राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, यह भी बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आज 3 फरवरी को खत्म हो रहा है, ठीक, और अगर नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा, निर्वाचन उसका होगा 5 फरवरी को, तो यह 5 फरवरी तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुन के निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है। ये तीनों विकल्प सही हैं। तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। यह मानिए कि अगर विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो गई है, उसी समय अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके चलते राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल गलत विकल्प है। मतलब स्थगित किया जा सकता है यह लिखा है, इसलिए गलत है। स्थगित नहीं किया जाएगा, अगर यह विकल्प रहता तो ये सही रहता। तो हमारा विकल्प डी सही हो गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। अगर वह राष्ट्रपति है, पहले तो समझते हैं कि सदन, 2 प्रकार के सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। अगर केंद्र की बात करें तो उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। और राज्यों की बात करें तो विधान परिषद उच्च सदन होता है और केंद्र में राज्यसभा। निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा दोनों ये होती है। तो हमारा विकल्प जो सी है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। प्रश्न बखूबी आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो विधानमंडल में उच्च सदन से यहां तात्पर्य है विधान परिषद का। तो ये हमारा विकल्प गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ वापस आते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो आयु, यह तो आवश्यक ही है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी बिल्कुल। सांसद, यहां और स्पष्टता आप
को बता दें कि लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता चुने जाने की या राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वही सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, दोनों सही, पढ़ा लिखा हो। हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। जनप्रतिनिधि, देश का नागरिक हो तो हमारा विकल्प भी सही होगा। अगला, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं। जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उस तिथि से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। आगे, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? बहुत सही, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। 4 विकल्प हैं, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बिल्कुल नहीं, लोकसभा के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा। अब संसद और लोकसभा, आप सोचते होंगे कि लोकसभा भी तो संसद का ही भाग है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की लगभग बराबर की अहमियत है, तो संसद के द्वारा, विकल्प डी। अगला हमारा प्रश्न है 10वां, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 विकल्प दिया गया है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वर्णित है। बहुत बार पूछा है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग प्रारंभ करना है, चाहे राज्यसभा के द्वारा चाहे लोकसभा के द्वारा, तो कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। याद रखिएगा 14 दिन हमारा विकल्प सही है। विकल्प में 7 दिन दिया है, 21 दिन और 30 दिन, तो 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो। अगला, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है? यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना। अब देखिए यहां पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है भाई? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है? इसलिए है, इसका सीधा जवाब है कि जब भारत के राष्ट्रपति को चुनने में जो राज्य की विधानसभा होती है उनके सदस्य भाग लेते हैं, चुनाव में मत देंगे विधायक, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में विधायकों का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा न्याय नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता है। अब राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिन में, 9 माह में, 6 माह में, तो 6 महीने में। आगे, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। वही बात है घुमा फिरा के 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होगा भाई बताइए? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। 4 विकल्प दिया है, राज्यसभा के उपसभापति ये नहीं होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं होंगे, भारत का महान्यायवादी भी नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, उनको बना दिया जाएगा अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे। अगला, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके तहत निहित है? अनुच्छेद 51, 53, 52 और 54। तो कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 के तहत निहित है राष्ट्रपति में। प्रश्न,
भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। किसमें भाई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद में नहीं। कार्यपालिका समस्त शक्तियां हमारे राष्ट्रपति में निहित हैं। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है उस पर बता दीजिए। 4 पॉइंट दिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, बिल्कुल गलत। अभी हमने प्रश्न में पूछा कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो प्रधानमंत्री को हटा देते हैं। पहला विकल्प यही गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन होता है, मनोनयन होता है या उनको चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान से सुनना है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, इलेक्शन नहीं, इलेक्ट नहीं किया जाता है, न ही उनका मनोनयन होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह भी विकल्प सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, यह भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह भी बिल्कुल बात सही है। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो यह आवश्यक होता है कि वह या तो लोकसभा का या राज्यसभा का प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसका सदस्य होना आवश्यक है। ये तीनों बात सही है, तो हमारा विकल्प 2, 3 और 4 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? मंत्रिपरिषद के द्वारा 39वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां, 40वां और 44वां। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। हमारा विकल्प डी सही है। अगला, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? 3-4 प्रश्न है। संयुक्त बैठक की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आहूत करता है, बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की गई है, बुलाई गई है? 4 विकल्प दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। तो हमने जाना राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बारे में अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 में वर्णित है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अगर करनी होगी तो किसके द्वारा आहूत की जाएगी, बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा।